नाज़रीन, सुपर पावर इस जंग के अंदर एक्सपोज हो रही है और वो जो उसकी ताकत एक्सपोज हो रही है उसको वो छुपाने के लिए, उसको रिस्टोर करने के लिए वो और ज्यादा ताकत इस्तेमाल कर रही है और ज्यादा टूल्स इस्तेमाल कर रही है और इस जंग को आगे से आगे बढ़ाती चली जा रही है। ग्राउंड अटैक की तैयारी है, लेकिन ये तमाम चीजें उसकी जो एक्सपोज होती ताकत है उसको कवर नहीं कर रही है, बल्कि उसको मजीद जब एक्सपोज करती चली जा रही है। कुछ बहुत बड़े वाकयात हुए हैं जिसमें अमेरिकी मिलिट्री माइट जब वो बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज मजीद हुई है। ईरान को कुछ बहुत स्ट्रेटजिक अचीवमेंट जब वो हासिल हुई हैं। एक तो ईरान ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए जो अमेरिकी रीफ्यूल प्लेन्स हैं उनको निशाना बनाया, और कहां पर निशाना बनाया ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इनको निशाना बनाया गया है सऊदी अरेबिया के अंदर जो बेस है प्रिंस सुल्तान एयर बेस, यहां पर जब वो हिट किया गया है। ईरान तकरीबन रोज ही इस बेस को जब निशाना बनाता है, इसी बेस पर ईरान ने 5 रिफ्यूल जो टैंकर्स हैं उनको तबाह किया था, ठीक है ना। 5 को पहले तबाह किया था, 2 जो हैं उनको हिट किया गया था जो इराक की एयर स्पेस है उसमें, एक तबाह हो गया था, गिर गया था, और दूसरा जब वो डैमेज हुआ था। ये 7 प्लेन्स हैं जिनको हिट किया गया था, और अब सऊदी अरेबिया ही की बेस पर ये नए रिफ्यूल प्लेन्स है वो हिट हुए हैं। इससे एक वाज़ेह मतलब ये भी है कि ये बेसिस बरह रास्त इस जंग के अंदर इस्तेमाल भी बहरहाल हो रही हैं। अच्छा, एक तरफ तो ये कामयाबी है कि बेसिस पर खड़े खड़े इन इंतहाई हसास और महंगे तरीन फ्यूल टैंकर्स को तबाह करना, और इससे जब उनकी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ है अमेरिका की वो भी ज़ाहिर मुतासर होंगी, क्योंकि इनके बगैर जब उनके जेट्स फ्लाई नहीं कर सकते हैं, उनको फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो एक तरफ ये हो गया, लेकिन इससे भी बढ़कर एक और बात है इसी इवेंट के अंदर, इससे भी एक बड़ी बात है। हालांकि देखा जाए तो इटसेल्फ प्लेन गिराना ही सबसे बड़ी बात है ना, प्लेन्स को हिट करना ही सबसे बड़ी बात है, लेकिन इससे भी एक बड़ी बात है, इससे भी ज्यादा बढ़कर ईरान ने कुछ अपनी कैपेबिलिटीज शो कर दी हैं। वो ये है कि ईरान ने पहली बार सैटेलाइट इमेजेस जारी कर दी हैं, और यहां इस बेस की सैटेलाइट इमेजेस उन्होंने जारी की हैं जिसमें उन्होंने बाकायदा एविडेंस के तौर पर दिखाया है कि यहां पर कितनी डिस्ट्रक्शन हुई है और कितने प्लेन्स है वो हमने हिट कर दिए हैं। अच्छा, दुनिया में तकरीबन आप कह लें कि 3 ही बड़ी पावर्स हैं जो कि अटैक करके फिर सैटेलाइट इमेजेस के जरिए बता सकती हैं कि हमने ये डिस्ट्रक्शन किया, और उसको यानी एज एन एविडेंस दुनिया के सामने रख सकती हैं कि देखो हमने इतना इनका नुकसान कर दिया है। अमेरिका, रशिया और चाइना, इनके पास ये सलाहियत है कि ये हिट कर सकते हैं और थ्रू सैटेलाइट इमेजेस ये बता सकते हैं, और सैटेलाइट इमेजेस ये जारी करते हैं। और जो अमेरिकी इवन एक बड़ी कमर्शियल सैटेलाइट जो कंपनी है वो कमर्शियल सतह के ऊपर भी तस्वीर जारी करती है वॉर जोन की। हालांकि वो अमेरिकी मिलिट्री के साथ ही लिंक है, लेकिन वो एक कमर्शियल कंपनी के तौर पर प्रेजेंट की जाती है, और वो सैटेलाइट इमेजेस जारी करती रहती है हर वॉर जोन की। तो उसमें पता चलता है कि अमेरिका ने यहां पर अटैक किया, इजराइल ने यहां पर अटैक किया। वो जो दावे कर रहे हैं वो कितने दुरुस्त हैं, यानी कि ज़ाहिर वो दुरुस्त तो इस अंदाज में होते हैं कि तबाही तो वहां पर आई होती है। तो इस तरह से वो ह्यूमिलिएट करते हैं कि उधर से उन्होंने अटैक किया, इधर से उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस जारी की और ह्यूमिलिएट किया अगले को कि इसका वाकई नुकसान हुआ है। अच्छा, वो जो फर्म है अमेरिका की कमर्शियल फर्म जो है, उसने इस जंग के शुरू में ही कोई 4-5 दिनों के बाद जो है वो ये अनाउंस कर दिया था कि वो 2 वीक्स के लिए ये पिक्चर जो सैटेलाइट पिक्चर जारी नहीं करेगी। ये तारीख में पहली बार हो रहा था कि ये वाली फर्म जो है वो कह रही कि हम सैटेलाइट इमेजेस जारी नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा अमेरिका का नुकसान हुआ नहीं था और उनको कभी ये जरूरत पेश नहीं आई थी। तो उनको पहली बार ये इमेजेस का जो जारी करना है वो बंद करना पड़ा। तो दरमियान में फिर जो चाइनीज फर्म है वो इस तरह से इमेजेस जब जारी कर रही थी, लेकिन वो भी ये दिखा रही थी कि किस बेस पर कितना बिल्डअप हो रहा है। तो अब पहली बार जो है वो ईरान ने बरह रास्त IRGC ने ये सैटेलाइट इमेजेस जारी की हैं, एक अटैक किया और साथ उसके साथ इमेजेस जारी कर दिए, यानी अमेरिका के पास डिनायल का भी कोई ऑप्शन और स्पेस नहीं बची है। यानी ये बहुत बड़ी कैपेबिलिटी का मुजाहरा है। भाई, ईरान के पास सैटेलाइट कहां से आ गए, ईरान ने सैटेलाइट इमेजेस कैसे जारी कर दी? तो फ्यूल टैंकर्स तबाह होने से ज्यादा डिबेट इस बात के ऊपर चल रही है कि ये ईरान के पास सलाहियत कैसे आ गई, और ये कोई चाइनीज जो कमर्शियल फर्म है उसने ये पिक्चर्स जारी नहीं की हैं, ये बरह रास्त ईरान से पिक्चर्स आ रही हैं। उन्होंने बरह रास्त जब जारी किया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, इस सारी जंग के अंदर पहली बार ईरान ये कर रहा है। तो इसका मतलब ये तो उन्होंने बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया कि
और क्या उनके सैटेलाइट्स हैं? फिर उनको ये पिक्चर्स किसने दी हैं? ये अब और कोई फिर चांस भी नहीं है सेंटकॉम के लिए कि वो इसको जब वो डिनाई करे। जो पिछले 5 तबाह हुए थे वो सेंटकॉम ने नहीं माने हैं। उन्होंने अभी तक अपना एक त्यारा जो तबाह हुआ है उसको एक को भी नहीं तस्लीम किया है। तो अब अगर ये सिलसिला शुरू हो गया कि सैटेलाइट इमेजेस भी आना साथ शुरू हो गई, तो ये कैसे डिनाई करेंगे? डिनाई करेंगे तो दुनिया के सामने तो सबूत है। तो ये तो बहुत बड़ा वाकया ना कि सुपर पावर जब वो इस अंदाज से अपनी उसकी ताकत जब यहां पर एक्सपोज हो रही है, तो इन तमाम डेवलपमेंट से ये लग रहा है कि ये सुपर पावर की आखिरी ही जंग है जिस अंदाज में उसकी कैपेबिलिटी जब वो तबाह हो रही और एक्सपोज हो रही। अच्छा, इसके साथ जनाब अली जंग बहुत ज़्यादा डर्टी हो गई है। पहले दिन से ये डर्टी वॉर है, इसका आगाज स्कूल पर हमले से किया गया, लेकिन अब ये जंग और ज़्यादा डर्टी हो गई है और हो रही है डेली, क्योंकि इजराइल ज़ाहिर इस जंग का करता धरता है, वो इसको लीड करने वाला है, वो इस जंग को छेड़ने वाला है। तो ये जंग जब वो डे बाय डे मजीद डर्टी हो रही है और इन घंटों के अंदर ये बहुत ज़्यादा डर्टी होगी। कैसे? जनाब अली इजराइल ने ईरान में जो उनकी स्टील मिल्स हैं उनके ऊपर अटैक किया है, जो उनके पावर प्लांट्स हैं उनके ऊपर अटैक किया है। हालांकि उधर ट्रम्प ये कह रहा था कि 10 दिन तक ऐसी कोई साइट्स के ऊपर अटैक नहीं किया जाएगा। ऐसा लग रहा है कि इजराइल अमेरिका को ऐसी पोजीशन में धकेलना चाहता है कि उसके लिए कोई वापसी का रास्ता ना हो, क्योंकि अमेरिका के हाथ में उसकी फॉरेन पॉलिसी नहीं है। ये ओमान के फॉरेन मिनिस्टर बता चुके हैं, बहुत संजीदा शख्सियत है, उन्होंने बता दिया कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, अमेरिका के हाथ में कुछ भी नहीं है, सब इजराइल लीड कर रहा है। तो जब यहां पर कुछ मुज़ाकरात की कोशिश है तो इजराइल एक ऐसी सूरत हाल की तरफ धकेल रहा है अमेरिका को और बाकी दुनिया को कि यहां से वापसी कोई ना हो। तो अब उन्होंने स्टील मिल्स को निशाना बनाया, पावर प्लांट्स को जब निशाना बनाया है, और इसके साथ जो ईरानी डिप्लोमेट्स हैं लेबनान के अंदर उनको निशाना बनाया। 6 ईरानी डिप्लोमेट्स हैं वो ईरान के अंदर शहीद हुए हैं। और इसमें आप लेबनीज गवर्नमेंट का किरदार देखिए। लेबनीज गवर्नमेंट ईरानी एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स को निकाल रही है और ये वहां पर जाकर उनको मार रहे हैं। यानी लेबनीज गवर्नमेंट अपने मुल्क के अंदर डिप्लोमेट्स की शहादत को कंडेम भी नहीं कर सकती है। ये किसकी नुमाइंदा हुकूमत है और इसका काम यहां पर क्या है? यानी ये तो ऐसा लग रहा है कि लेबनान पर हमले का एक बाकायदा खबर पेश कर रही है। पहले इसने ये फैसला दिया कि हिजबुल्लाह डिसआर्म होगी, जिसके बाद इजराइल को यह खबर मिला कि वो हिजबुल्लाह की डिसआर्मामेंट के जवाब में लेबनान के ऊपर हमले करे। अब इन्होंने ईरान के एम्बेसडर को निकाला और उन्होंने ईरान के डिप्लोमेट्स जो वो शहीद कर दिए हैं। तो ऐसा लग रहा है ये तो लेबनीज गवर्नमेंट जो है वो किसी और के लिए काम कर रही है और एक खबर बाकायदा फराम करती है हर उनकी इस तरह की बमबारी से। तो ये जंग जो वो हो गई डर्टी। इसी के साथ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने यह कहा है कि मुझे, यानी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को एंड स्पीकर ऑफ ईरान, उनको असैसिनेट करने का इजराइल ने प्लान बना लिया और ईरान की जानिब से सिक्योरिटी काउंसिल को भी लिखा गया है। ठीक है ना। अब अच्छा, ये दो वो शख्सियात हैं जो मुज़ाकरात करवा सकती हैं इनके साथ जब मैसेजिंग हो रही है। अमेरिका जिस शख्सियत को देख रहा है कि उनके साथ हम मुज़ाकरात आगे बढ़ा सकते हैं वो ईरान के स्पीकर हैं। ये उनकी अपनी एक असेसमेंट है, उनको असैसिनेट करने का ये प्लान बना रहे हैं। और इसके साथ इजराइल ने क्या किया है, इंडस्ट्रीज को यानी कि स्टील मिल्स को निशाना बनाया है। तो अब ईरान जब रिस्पॉन्ड करने जा रहा है और ईरान रिस्पॉन्ड इस तरह से करने जा रहा है कि उसने कहा है कि अब हम आई फॉर आई, आंख के बदले आंख, उस इक्वेशन को भी खत्म करने जा रहे हैं। अब ये इक्वेशन भी नहीं होगी कि वो जिस तरह के टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं हम उसी तरह के टारगेट्स को जवाब में निशाना बना रहे हैं। नहीं, अब ये इक्वेशन भी हम खत्म कर रहे हैं। अब हम कुछ और इक्वेशन लागू करने जा रहे हैं जिसमें वेट एंड सी नहीं होगा कि वो यहां हमला करेंगे तो फिर हम वहां पर हम नहीं, अब हम किसी और अंदाज में हमले शुरू करने जा रहे हैं। रिगार्डलेस के हमारे उस साइट के ऊपर हमला हुआ है या नहीं हुआ, हम बस हमले करने जा रहे हैं। हम उस आई फॉर आई इक्वेशन को भी खत्म करने जा रहे हैं। इसके साथ उन्होंने स्टील मिल्स इजराइल में और पूरे रीजन के अंदर उनको टारगेट करने का ऐलान कर दिया है। बाकायदा उन्होंने लिस्ट भी जारी कर दिया है, फलां मुल्क में फलां जो मिल है, फलां जो इंडस्ट्री है, बाकायदा इंडस्ट्रीज को अब हिट करने का उन्होंने ऐलान कर दिया। टारगेट लिस्ट बाकायदा जारी कर दी है, फलां मुल्क फलां इंडस्ट्री, उसको जब वह हम हिट करेंगे। और उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर इवैक्यूएट कर जाएं तमाम अक्रॉस द रीजन। उन्होंने कहा फौरी तौर पर इवैक्यूएट कर जाएं यहां पर जो काम करने वाले लोग हैं, और इसके करीब भी कोई ना आए, इन इंडस्ट्रीज के करीब भी कोई ना आए। तो अब इन तमाम मुल्कों के अंदर ये ऑर्डर जारी कर दिए हैं, इवैक्यूएशन ऑर्डर जब वो जारी कर दिए गए हैं। तो ईरान एक बहुत बड़ा हमला अगले चंद घंटों में करने जा रहा है। और इसकी तरफ धकेला किसने? इजराइल ने।
तो अमेरिका के हाथ से इजराइल बेलगाम हो चुका है और ये ना सिर्फ रीजन के लिए बल्कि पूरी दुनिया और खुद अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। एक ऐसी हैवानियत जिसको कंट्रोल करने वाला कोई है नहीं, और बदकिस्मती यह है कि ओआईसी ने अभी तक इसको कंडेम नहीं किया। और अगेन देखिए, इनके कंडेमनेशन ना करना जंग को कंटेन नहीं कर रहा, हमें पीस की तरफ नहीं लेकर जा रहा, बल्कि किसकी तरफ लेकर जा रहा है, मजीद तबाही की तरफ। इजराइल और ज्यादा बदमाश बनकर सामने आ रहा है। और एक गल्फ कंट्री ने कहा है कि हम, वो बाकायदा लॉबिंग भी कर रहे हैं कि एक इंटरनेशनल अलायंस बनाया जाए ईरान पर हमला करने के लिए, वो बाकायदा ये काम कर रहा है गल्फ कंट्री। अच्छा, तो ये एक बात हो गई कि ईरान अब इंडस्ट्रीज के ऊपर अटैक करने जाए, तो ये जंग और डर्टी होगी ना। बेसिस से निकलकर हम किधर जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज की तरफ जा रहे हैं और पावर प्लांट्स की तरफ जा रहे हैं। और इसमें फिर फटा पड़ेगा कि जी ईरान इंडस्ट्रीज को निशाना बना रहा है, कोई ये नहीं देखेगा कि भाई ईरान क्यों निशाना बना रहा है। अच्छा, अब इसी के साथ जो है वो ईरान ने एक और बड़ा अटैक किया है और यहां पर भी उन्होंने कुछ गैर मामूली कैपेबिलिटीज का मुजाहरा किया। ईरान ने गल्फ के कुछ आइलैंड्स के ऊपर अटैक कर दिया और वहां पर वो ये कह रहे हैं कि अमेरिकी मरीन्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इजरायली मौजूद थे। गल्फ जजीरों पर इजरायली मौजूद हैं और हमने उनको हिट किया है और कामयाबी के साथ हिट किया है और उनको बाकायदा गल्फ के हॉस्पिटल्स के अंदर जब ट्रांसफर किया गया। ईरान ने यहां पर भी नई कैपेबिलिटीज दिखाई हैं कि उन्होंने बताया है कि इतने हिट हुए हैं और उनको फलां हॉस्पिटल में ले जाया गया और उन्होंने कहा कि ये हमारी फील्ड इंटेलिजेंस ने हमें बताया है कि फलां हॉस्पिटल में ले जाया गया है, फलां हॉस्पिटल में ले जाया गया, फलां हॉस्पिटल में ले जाया गया। ईरान ने बाकायदा उन हॉस्पिटल्स के नाम भी जारी किए हैं, उधर सैटेलाइट इमेजेस जारी किए हैं। यहां पर ये बता रहे हैं कि इन हॉस्पिटल्स के अंदर इजरायली और अमेरिकी फौजियों को लाया गया है मिडिल ईस्ट के ममालिक के अंदर। तो अमेरिकी फौजियों की तो समझ आती है, लेकिन इजरायली फौजी यहां गल्फ आइलैंड्स के अंदर जब वो क्या कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, अब उधर चीन ने ताइवान को घेर लिया। चीन ने मजीद वहां पर जो डिप्लॉयमेंट है उसकी इंटेंसिटी को जब वो बढ़ा दिया। तो ये तमाम हेडलाइंस आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जरा देखिए कि ईरान ने एक और जो डिसीजन किया है उसने वेस्ट को हिला के रख दिया। वेस्ट को बाकायदा जब वो हिला के रख दिया है, कैसे, उन्होंने एनपीटी से निकलने का इंदिया दे दिया है कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसके तहत ये है कि वो न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे। और ये वो एनपीटी है जिसको इसराइल ने साइन तक नहीं किया हुआ। इतनी बड़ी मुनाफकत, इसराइल ने साइन तक नहीं किया हुआ। आईएईए जो है वो इसराइल की न्यूक्लियर साइट्स को जाकर मॉनिटर तक नहीं कर सकती है, उनको एक्सेस नहीं कर सकती है, एक छोटा सा विजिट भी वहां पर नहीं कर सकती है, एक्सेस तक नहीं कर सकती। और यहां पर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स वो दुनिया की सबसे ज्यादा मॉनिटर्ड न्यूक्लियर साइट्स हैं, उसके बावजूद वहां पर हमले हुए। ईरान को कसूरवार ठहराया गया और ईरान पर हमलों को कंडेम भी नहीं किया गया, न्यूक्लियर साइट्स पर हमलों को कंडेम नहीं किया गया। और सितम जरीफी और सर्कस देखिए कि इसराइल एनपीटी का मेंबर भी नहीं है, ईरान एनपीटी का मेंबर है। तो जून में ईरान ने यह बात की थी कि हम एनपीटी से, मतलब उन्होंने इस पर इजहार किया था जून के अंदर जो हमले हुए। लेकिन आज बात बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आ रही है। उन्होंने कहा है कि अब एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी कि हम न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे, इस एग्रीमेंट का हिस्सा रहना यह मीनिंगलेस हो चुका है, ये अब इसका कोई फायदा नहीं, ये यूजलेस हो चुका है। और इस ट्रीटी का हमें कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि इसका हमें नुकसान ही हुआ है। ये एनपीटी और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस और ये सारा निज़ाम और इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स, ये सारी ट्रीटीज़ ये फेल हो चुकी हैं हमारे ऊपर हमले रुकवाने से। और उन्होंने कहा कि अमेरिका 60 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से निकला है, तो किसी को कोई मसला नहीं हुआ। अब हम इससे निकलने जा रहे हैं तो अचानक वेस्ट जो है ना वो कहेगा कि ये ईरान क्या कर रहा है। हम अब फौरी जब हम तोपों का रुख जब हमारी तरफ हो जाएगा, देखो देखो ईरान जब वो क्या कर रहा है, देखो देखो ईरान जब वो एनपीटी से निकल रहा है, तो फौरी जो है वो वेस्ट अपोजिशन शुरू कर देगा हमारे खिलाफ कि ये देखो ईरान कितना बुरा है। लेकिन 60 ह्यूमन राइट्स और बाकी ऑर्गेनाइजेशन से वो निकल गया अमेरिका, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने आईसीसी के जजेस के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। खैर, अब उन्होंने कहा कि द टाइम हैज कम टू विड्रॉ। ये बहुत बड़ा इंडिया, ये बाकायदा हिल गया, यानी इससे बाकायदा वेस्ट हिल गया। उन्होंने कहा वक्त आ गया है अभी कि ये तमाशा क्या है, तमाशा क्या है कि हमारी न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक हो रहा है, वहां से रेडिएशन कभी भी फैल सकती हैं और फिर भी कंडेमनेशन नहीं है। और इसराइल जो एनपीटी का मेंबर भी नहीं है, वो हमले कर रहा है ईरान पर कि ईरान न्यूक्लियर बना रहा है, जो खुद एनपीटी का मेंबर नहीं है। ये क्या तमाशा है। तो जब इसमें जंगल का ही कानून चलना है तो फिर ईरान अपने अंदाज में जो वो रिस्पॉन्ड करेगा।
तो ये एक बहुत बड़ा फैसला ईरान ने जब किया है और उसका इंदिया दिया कि वो ये करने जा रहे हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर बता रहे हैं कि इसराइल ने ईरान की जो 2 लार्जेस्ट स्टील फैक्ट्रीज हैं उनके ऊपर अटैक किया है, पावर प्लांट के ऊपर अटैक किया है, सिविलियन न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया और दीगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर अटैक किया। और इसराइल के ये हमले उस बात के बिल्कुल मुतजाद हैं जो ट्रंप ने दावा किया और वादा किया है कि भाई 10 दिन ये अटैक्स नहीं होंगे। जो उसकी डेडलाइन फॉर डिप्लोमेसी है उससे भी बिल्कुल हट कर ये हमले हो रहे हैं। अभी तो उसने 10 दिन का टाइम आज दिया और ये हमले हो रहे हैं। सो ईरान विल एग्जैक्ट हैवी प्राइस फॉर इजरायली क्राइम्स। तो अब हम इसको जब रिस्पॉन्ड करने जा रहे हैं और हैवी प्राइस जब इनको पे करना पड़ेगी। ईरान इशूज वार्निंग टू स्टील फैक्ट्रीज इन गल्फ कंट्रीज। ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का ट्वीट आया और उसके बाद ये इवैक्यूएशन ऑर्डर जब वो IRGC की जानब से दे दिए गए हैं तमाम गल्फ कंट्रीज से और इसराइल से, स्टील फैक्ट्री से सब जब वो पीछे हट दें और इनको इवैक्यूएट कर दें। तो एक खलबली मची हुई वहां पर तमाम फैक्ट्रीज को जब वो खाली किया जा रहा होगा। डेफिनेटली अभी खबर आ जाएगी, लेकिन ईरान जहां भी कहता है कि इसको खाली करें, उनको खाली करना पड़ रहा है। उनको पता है कि यहाँ पर अटैक होगा, तो अगले किसी भी वक्त शायद इस वीडियो में अगले 2 घंटों में 10 घंटों में यहाँ पर जो अटैक होने जा रहा है। सो IRGC ये बता रहा है कि एक प्रॉपर टारगेट लिस्ट जो है ये तैयार कर ली गई है और ये प्रिसाइज इंटेलिजेंस बेस ये लिस्ट है। ये बस ऐसे ही हमने नहीं बनाई, प्रिसाइज फील्ड इंटेलिजेंस। इससे ईरान ये भी बताना चाह रहा है कि उसके फील्ड में एजेंट्स है वो मौजूद हैं। इंडस्ट्रियल कंपनीज विद US शेयर होल्डर, जरूरी नहीं कि वो मुकम्मल अमेरिकी कंपनी हो, जिसमें अमेरिकी कंपनी का शेयर भी है, चाहे वो गल्फ कंपनी है, वो अंडर अटैक आने जा रही। अब वो आई फॉर आई नहीं है, इसमें स्टील तो हिट होगा ही होगा, स्टील कंपनी तो हिट होंगी, बाकी कंपनीज को भी वो हिट करने जा रहे हैं। सो वो ये बता रहे हैं कि अब आई फॉर आई इक्वेशन भी नहीं है, अब हम इससे भी आगे जा रहे हैं। तो वो फैसिलिटी जो इसराइल के साथ लिंक है, जो गल्फ के अंदर मौजूद हैं, वो फौरी तौर पर इवैक्यूएट करें और जो सिटीजन्स हैं उनको ये IRGC ने ऑर्डर दिया है कि 1 किलोमीटर के दायरे से पीछे हट जाएं। इन इंडस्ट्रीज के 1 किलोमीटर के करीब करीब आपने नहीं आना है। सो उन्होंने नाम बताया है सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत एंड इसराइल, यहां पर वो हिट करने जा रहे हैं। अच्छा, तो ये एक वाकया हो गया। अब रीफ्यूलिंग जो प्लेन्स हैं उनको हिट किया गया है, हैवी बैराज ऑफ मिसाइल एंड ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं और इसमें वो बता रहे हैं कि नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स हैं, ये 3, 4, 5, 7 हो सकते हैं, इनको जब वो हिट किया गया है। और सैटेलाइट इमेजेस जो है वो ईरान की जानिब से जारी की गई हैं टू एक्सपोज द स्केल ऑफ डैमेज। इसमें कुछ मुकम्मल तबाह हो गए हैं, कुछ सिर्फ डैमेज हुए हैं। डैमेज से मुराद भी वो नकारा हो गए, उनको मेंटेनेंस उनकी करना पड़ेगी, तो वो फिलहाल जो वो नकारा हो गए हैं और कुछ जो वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। IRGC स्मैशेज refueling aircraft and headquarters at Al Kharaj base सऊदी अरेबिया, प्रिंस सुल्तान एयरबेस, वहाँ पर जो हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पर जो रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट हैं उनको स्मैश कर दिया IRGC ने। अच्छा, फिर एक और बड़ा वाकया हुआ है। IRGC ने शुक्रिया अदा किया है एक शख्सियत का। कौन सी शख्सियत? हमने आपको बताया था कि बरोज़ ईद मिस्र में जो खतीब हैं उन्होंने मिस्री सदर के सामने ईरान की सपोर्ट का ऐलान किया और कहा कि ईरान पर गैर कानूनी जंग मुसल्लत, तो ये पूरी OIC वर्ल्ड की जंग है, इसराइल का जो प्रोजेक्ट है उसके खिलाफ सबको खड़ा होना होगा। सो IRGC की जानिब से, ईरान की जानिब से मिस्र के ये जो खतीब हैं, इजिप्शियन अल अजहर स्कॉलर शेख अब्दुल बारी सुलेमान, इनका शुक्रिया अदा किया गया, इनको ऑनर किया गया है। अच्छा, ईरान ये भी कर रहा है कि वो बहुत सारे लोगों की तस्वीर या उनके नाम लिखकर मिसाइलों के ऊपर वो लॉन्च कर रहा है। अभी उन्होंने मिसाइलों के ऊपर कुछ पाकिस्तान का भी नाम लिखा है, पाकिस्तान के लोगों का शुक्रिया अदा किया है। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर की एक मिसाइल के ऊपर उन्होंने तस्वीर लगाई। जो विक्टम्स हैं उनके हवाले से वो कुछ मिसाइल और ड्रोन्स के ऊपर लिखते हैं, तो इनका फ़ोटो उन्होंने वहाँ पर लगाया और कहा कि हम इनका जो शुक्रिया अदा करते हैं, और दाग दिया किसके ऊपर? तल अवीव के ऊपर। अच्छा, तो अब इसी दरमियान जो ईरान ने दूसरा बड़ा अटैक किया है वो है कि US एंड इसराइली गैदरिंग्स इन कुवैत आइलैंड कुवैत का जो है वो वहां पर यह अटैक किया गया, बुबियान आइलैंड इन कुवैत। और ये इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ अमेरिकी गैदरिंग, वो इसराइली गैदरिंग की बात कर रहे हैं। इसराइली यहां पर मौजूद हैं, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ अमेरिकी मरीन्स और इसराइली जो है वो इसमें मारे गए और जख्मी हुए। और कौन कौन से हॉस्पिटल्स में ले जाया गया? साले अल सबा और
अल अहमद एंड अल सलीम हॉस्पिटल्स, ये 3 हॉस्पिटल्स के अंदर उनको ले जाया गया। और फील्ड सोर्सेज ने, ईरान ने बताया कि हमें फील्ड सोर्सेज ने, इंटेलिजेंस ने हमें बताया है कि जो हमारे एजेंट्स ऑन ग्राउंड मौजूद हैं कि इन हॉस्पिटल्स को मुकम्मल तौर पर फुल लॉकडाउन कर दिया गया, वहाँ से पेशेंट्स बिल्कुल उनकी एक्सेस जब वो बंद कर दी गई और वहाँ पर इनका जो वो इलाज किया जा रहा है जो ज़ख्मी है। ये ईरान ने ये भी बता दिया कि हमारे एजेंट जब मौजूद हैं। गार्डियन ने आज रिपोर्ट जारी की है कि ईरान की जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर ग्रिप है वो और ज़्यादा मजबूत हो गई है, लीविंग यूएस इजरायली स्ट्रेटजी इन टर्मोइल। उनको कुछ पता नहीं कि करना क्या है। हिजबुल्लाह ने बहुत सारे इजरायली गैदरिंग्स और मरकाबा टैंक्स और सेटलमेंट्स के ऊपर जो अटैक किए हैं, सीरीज ऑफ ऑपरेशन जब किए गए हैं। और यमन ने कहा है कि लेबनान और ईरान के ऊपर जो अग्रेशन है ये पूरी ओआईसी वर्ल्ड के ऊपर अटैक है। वहाँ पर जेडी वैंस ने लीड कर रहे हैं वो टॉक्स को, वो उन्होंने जो चार्ज संभाला है कि इन टॉक्स को आगे बढ़ाया जाए। बट डिप्लोमेटिक सोर्सेज ने बताया है कि सिग्निफिकेंट रिस्क है कि ये कोई कामयाब नहीं होंगी। उसकी वजह यह है कि जो कुछ इजराइल कर रहा है वो कुछ भी किसी भी वक्त कोई अटैक कर देता है, असैसिनेशन कर देता है, जैसे वो असैसिनेशन आगे प्लान कर रहा है। पाथ टुवर्ड सेटलमेंट बिटवीन ईरान एंड यूएस हाईली कॉम्प्लिकेटेड, हाईली ये कॉम्प्लिकेटेड है और उसके कोई चांसेस नहीं है। ईरान कंडेम्स किलिंग ऑफ डिप्लोमेट्स इन लेबनान, 6 उनके डिप्लोमेट्स मारे गए हैं। ईरान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को खत लिखा है, यूएन को खत लिखा है कि वो कंडेम करें इजरायली जो असैसिनेशन प्लान है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और स्पीकर को मारने का। और लिखा भी खुद फॉरेन मिनिस्टर ने कि मुझे असैसिनेशन और स्पीकर की असैसिनेशन का प्लान जो बन रहा है। हालांकि ये दोनों शख्स जो हैं ये कोई जंग की कमांड नहीं कर रहे हैं, फिर भी इनको निशाना बनाने का, इनको असैसिनेट करने का प्लान जो बनाया जा चुका है। ये लोग अंडरग्राउंड नहीं है। रोज़ ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंटरव्यू देते हैं, अमेरिकी मीडिया को दे रहे होते हैं, कभी जापानीज़ मीडिया को, कभी ब्रिटिश मीडिया को, कभी मिडिल ईस्ट के मीडिया को, ठीक है ना। तो वो बयान जारी कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान के लिए, कभी किसी के लिए। इसी तरह स्पीकर जो हैं उनकी स्टेटमेंट्स भी मुसलसल आ रही हैं। तो ये कोई बहुत अंडरग्राउंड ये लोग नहीं हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जब उसी तरह अली लरजानी की तरह सड़कों पर जब सामने आए, इनको असैसिनेट करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो अब आप देखें कि ईरान ने यूनाइटेड नेशन की रिक्वेस्ट मानते हुए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से जो ह्यूमैनिटेरियन शिप है उसको गुजरने दिया, जो फूड और ये चीज़ें लेकर जा रहा है। तो वो क्या, ये देखें, इजराइल को अगर आप छूट देते चले जाते हैं तो कल को इजराइल जब दूसरे मुल्कों पर जंग करने आएगा तो वो वहाँ पर यही करेगा। उसको इसी तरह से जंग लड़नी आती है, वो इसी तरह सिविलियंस को मारेगा, फिर किसी को बचाने वाला कोई नहीं होगा क्योंकि बाकी मुल्क तो पहले ही तबाह हो चुके होंगे। अच्छा, आखिर में आज फिर इजराइल से जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि शदीद फौजियों की कमी है और वो ये कह रहे हैं कि हम अंदर से जब वो कोलैप्स हो सकते हैं। जंग उस तरह से जारी नहीं रखी जा सकती जिस तरह से डिज़ायर्ड वॉर है कि जारी रखी जाए ड्यू टू मैन पावर शॉर्टेज। और इजराइल का जो इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडी है उसने भी बताया कि किस कदर ज़्यादा जो डिक्लाइन और शॉर्टेज है और रेडीनेस जो लेवल है वो डिक्लाइन कर रहा है, फटीग जो है वो बहुत ज़्यादा है। और उन्होंने कहा कि ये एक अलार्म है बिफोर स्टॉर्म, इससे तूफान से पहले ये एक अलार्म है जो दिया जा रहा है। एंड चाइना डिप्लॉयज ओल्डर जेट्स कन्वर्टेड इनटू अटैक ड्रोन्स नियर ताइवान, पुराने जहाज उनको ड्रोन्स में कन्वर्ट करके चाइना ने वहाँ पर जब डिप्लॉय कर दिया। तो ये जनाब अली काफ़ी ज़्यादा गंभीर सूरत हाल है और जंग ज़ाहिर डर्टी से डर्टी होती चली जा रही है। अभी कुछ भी बड़ा एक्सप्लोजन, बड़ा आतिशफ़शां फट सकता है, जो कि एक फटा भी है, फटने जा रहा है। ये जो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर अटैक हो रहा है और आगे मज़ीद ईरान रिस्पॉन्ड करने जा रहा है, ये कोई छोटा वाक़या नहीं होगा, ये बहुत जंग को बदल के रख देगा। उधर एक इंटरनेशनल अलायंस बन रहा है जिसको एक गल्फ मुल्क सपोर्ट कर रहा है और वो पुश कर रहा है कि ये इंटरनेशनल अलायंस होना चाहिए। हो सकता है वो फंड भी करे इस वॉर को। तो बहरहाल ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स जो आपके साथ शेयर किया, हमने राज लोग करें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।